नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड से कि सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आई हैं, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता ही बताएंगे। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, आपको हारना नहीं है। सारी मुश्किलों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक आपको लेके जाएंगी, बस तुम्हें अंतिम क्षण तक डटे रहना। कहते हैं अगर आपकी ज़िंदगी दर्द और तकलीफ़ों के बगैर गुजरी है तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, अभी तक आप पैदा ही नहीं हुए हैं। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। According to Civil Procedure Code, in connection with a suit by an indigent person, the suit is deemed to be instituted on the date. किस डेट को अगर इंडिजेंट पर्सन के द्वारा सूट फाइल किया जाता है तो किस डेट को माना जाएगा कि वो सूट फाइल हुआ माना जाएगा? ऑप्शन 1, when the application for leave to sue as a pauper is made. ऑप्शन 2, when such application is admitted. ऑप्शन 3, when such application is rejected. एंड ऑप्शन 4, when the issue are framed. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। The suit is deemed to be instituted on the date when the application for leave to sue as a pauper is made. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मतलब किस ऑर्डर में इंडिजेंट पर्सन रिलेटेड सूट फाइल किए जाते हैं। तो आपका ऑर्डर 33 जो है, ऑर्डर 33 आपका रिलेट करता है सूट फाइल्ड बाय द इंडिजेंट पर्सन। ऑर्डर 33। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेदर द पेंडेंसी ऑफ सूट इन ए फॉरेन कोर्ट विल प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ऑप्शन 1 yes and option B no, it will depend upon the nature of the suit. and option 2, finding will based on the evolution of the suit. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द नो। मतलब पेंडेंसी ऑफ सूट इन ए फॉरेन कोर्ट विल प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट, यानी कि जो फॉरेन कोर्ट में जो कोर्ट कोई केस पेंडिंग चलेगा, अगर उसका कॉज ऑफ एक्शन अगर इंडिया से रिलेट करता है तो क्या उसको इंडिया के कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है? तो ऑप्शन कहता है कि नो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द प्रोविजंस ऑफ रेस जुडिकेटा ऑल्सो अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ ए डिक्री। ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन 3 ओनली अप्लाई टू द सूट एंड ऑप्शन 4 नॉट अप्लाई इफ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द जजमेंट डेटर। तो क्या है? रेस जुडिकेटा ऑल्सो अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑफ ए डिक्री। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका प्रोविजन जो होगा वो अप्लाई करेगा। तो चलिए देखिए, रेस जुडिकेटा का जो प्रोविजन है सीपीसी के सेक्शन में दिया गया है। तो सेक्शन आपका 11 सिविल प्रोसीजर कोड का रेस जुडिकेटा बताता है। रेस जुडिकेटा क्या होता है? तो ए सूट डिसाइडेड बाय द कोर्ट विद द सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर एंड सेम टाइटल। अगर कोई भी केस जो होता है, अगर एक ही पार्टी होता है, एक ही कोर्ट के द्वारा और एक ही टाइटल, अगर टाइटल में अगर डिसाइडेड है तो उसको दोबारा उस केस को सुनवाई नहीं की जाती, उसको इस केस को दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रेस जुडिकेटा में फॉल करेगा। और सेक्शन 10 आपका क्या है? सेक्शन 10 आपका डील करता है रेस सब जुडिस से। रेस सब जुडिस क्या होता है? तो स्टे ऑफ सूट्स वेयर थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन और पेंडिंग एडजुडिकेशन बाय ए कोर्ट। किसी भी कोर्ट में एडजुडिकेशन के लिए जो पेंडिंग मैटर होते हैं उसको रेस सब जुडिस कहा जाता है। देख क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रोविजन किस सेक्शन में दिया गया है? तो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 जो आपका है वो प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटे का। ये आपका ये क्वेश्चन आपके पीटी के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटे का प्रोविजन सीपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है। तो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रोविजन बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ए सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन में बी इंस्टीट्यूटेड बाई। किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाएगा? ऑप्शन 1 2 पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है कि 2 पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट करेक्ट आंसर है। तो अब
अब आप पूछेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस का जो प्रोविजन है वो सीपीसी के किस सेक्शन में है, तो सीपीसी का जो आपका सेक्शन है 91, सेक्शन 91 आपका ये बताता है कि लीगल प्रोविजन जो है पब्लिक न्यूसेंस का वो सेक्शन 91 में है। और वहीं इंडियन पिनल कोड में देखा जाए तो आपका जो पब्लिक न्यूसेंस का प्रावधान है वो सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सीपीसी में सेक्शन 91 में और इंडियन पिनल कोड में 268 में पब्लिक न्यूसेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेयर द अपीलेंट हैज विथड्रॉन द अपील प्रिफर्ड अगेंस्ट डिक्री पास्ट एक्स पार्टी, द एप्लीकेशन अंडर Order 9, Rule 13 of CPC shall be Option 1 rejected, Option B returned, Option 3 maintained and Option 4 referred for the opinion for the appellate court। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 3 ऑफ CPC shall be maintainable। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Whether a minor on attaining majority में if a sole plaintiff apply that a suit instituted in his name by next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable for improper, तो क्या किया जाएगा? तो उसको अगर कोई माइनर है तो मेजॉरिटी के पाने के बाद वो ये कहता है कोर्ट में कि मतलब जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया था नेक्स्ट पार्टी के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया जाए, तो उसके जो माइनर है मेजर होने के बाद वो ऐसा कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। वेयर द डिक्री इज फॉर द पार्टीशन ऑन एन अनडिवाइडेड स्टेट एसेस टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, द पार्टीशन ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी मेड बाय द, तो किसके द्वारा पार्टीशन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कलेक्टर शैल बी मेड बाय द कलेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नो ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी शैल बी मेड वो द टोटल अमाउंट ऑफ द डिक्री डज नॉट एक्सीड, तो वो डिक्री कितने अमाउंट की अधिक नहीं होनी चाहिए? 2000 रुपीज। द अमाउंट ऑफ द डिक्री डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्लीडिंग मीन्स, तो प्लीडिंग मीन्स क्या होता है? प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटेन स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑर्डर 6 और रूल 1, ऑर्डर 6 रूल 1 ये डिफाइन करता है कि प्लीडिंग एज ए प्लेंट और रिटेन स्टेटमेंट, तो इसका सीधा सेक्शन है सेक्शन 6 रूल 1 में बताया गया है कि प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटेन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10। ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC, तो क्या है वो? ऑप्शन 1 इज ए डिक्री। अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट किया जाता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 के अकॉर्डिंग, तो उसको माना जाएगा कि वो डिक्री है। तो डिक्री अब किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री डिफाइन किया गया है। ऑर्डर किस में है? तो ऑर्डर 214 में डिफाइन किया गया है। जजमेंट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया? देखिए ये सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि डिक्री किस सेक्शन में डिफाइंड है, ऑर्डर किस सेक्शन में डिफाइंड है, जजमेंट किस सेक्शन में है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीन प्रॉफिट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। मीन प्रॉफिट, तो मीन प्रॉफिट आपका है सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट डिफाइन किया गया है और जजमेंट 2(9) में डिफाइन किया गया है। जजमेंट 2(9) में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर डिक्री आपका डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में, ऑर्डर 2 क्लॉज 14, जजमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 9 और मीन प्रॉफिट आपका डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, ए डिक्री अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ। अगर कोई सूट फाइल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो 3 मंथ्स का अनसेटिस्फाइड 3 मंथ्स का एक पीरियड होगा वो दिया जाएगा। उस दौरान स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखेगा, उसके बाद ही केस फाइल किया जा सकेगा। तो किस सेक्शन में ये डिफाइंड है? तो सेक्शन आपका 82 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो प्रोविजन है
एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो प्रावधान है वो सेक्शन 82 में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। Who has right to make an application for amendment of judgment and orders under section 152 of CPC? Who has right, यानी किसके पास ये राइट है कि जो सेक्शन 152 CPC में अमेंडमेंट कर सकता है जजमेंट एंड ऑर्डर्स का? तो कौन कर सकता है? एनी ऑफ द पार्टीज। बेसिकली कोर्ट ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, यानी कोर्ट या तो खुद से या तो एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज के एप्लीकेशन पे अमेंडमेंट कर सकता है सेक्शन 152 में। ठीक है, देखिए ये सेक्शन 152 में सीधा पूछ लेगा कि किस सेक्शन में अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्रीज एंड जजमेंट्स आर गिवन। तो सेक्शन 152 में जजमेंट एंड ऑर्डर डिक्री का अमेंडमेंट किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? तो कोर्ट या तो खुद से कर सकता है या तो कोई पार्टी एप्लीकेशन दे करके अमेंडमेंट के लिए आवेदन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। Under which of the following orders of CPC provisions regarding a suit by indigent person has been given? Most frequently asking question, लगभग सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिया जाता है कि जो इंडिजेंट पर्सन का जो सूट होता है किस ऑर्डर में इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑर्डर 33 में ये प्रावधान किया गया है कि इंडिजेंट जो पर्सन होते हैं वो सूट कब फाइल कर सकेंगे और कैसे केस फाइल कर सकेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर CPC इन ए समरी सूट प्रेजेंटेड अंडर ऑर्डर 37 इट इज नेसेसरी फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑफ अपियरेंस, यानी कि सर्विस ऑफ सम्मन्स अपियरेंस के लिए जो सम्मन्स इशू किया जाएगा तो समरी सूट में कितने दिन के अंदर उसको डिफेंडेंट को अपीयर होना जरूरी होता है। तो 10 डेज, विद इन 10 डेज के अंदर डिफेंडेंट को अपीयर होना जरूरी होगा ऑर्डर 37 में। ठीक है, ऑर्डर 37 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Under CPC 1908, on the death of either parties to the suit after conclusion of the hearing and pronouncement of judgment, the suit, तो सूट क्या होगा? ऑप्शन 1 shall abate, ऑप्शन 2 shall not abate, ऑप्शन 3 may abate with the permission of the court and ऑप्शन 4 none of the above। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टीज, यानी कि किसी पार्टी के जो कोई एक पार्टी होती है उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो कंक्लूजन और प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट को खत्म नहीं होगा, शैल नॉट अबेट। ठीक है, और ये किस ऑर्डर में बताया गया है? तो ऑर्डर 12 रूल 1 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑर्डर 12 रूल 1। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है कि कोई पार्टी की अगर उस मृत्यु हो जाती है तो जो जजमेंट होगा, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, शैल नॉट अवेट। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिसेप्ट मीन्स। तो प्रिसेप्ट मीन्स क्या होता है? प्रिसेप्ट मीन्स होता है एन ऑर्डर। ठीक है, एन ऑर्डर और डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट फॉर अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी होता है उसकी अटैचमेंट के लिए जो ऑर्डर जारी किया जाता है उसको प्रिसेप्ट कहा जाता है। और ये किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 46 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड ये डील करता है कि प्रिसेप्ट क्या होगा? सेक्शन 46। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑर्डर। प्रिसेप्ट मीन्स एन ऑर्डर और डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट फॉर अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्सप्रेशन कोर्ट व्हिच पास्ड डिक्री इज डिफाइंड अंडर व्हिच CPC, यानी कि कोर्ट व्हिच पास्ड डिक्री ये एक्सप्रेशन ने किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 37 में डिफाइन किया गया कि ए कोर्ट व्हिच पास्ड डिक्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 22 में क्या डिफाइन किया गया है? तो हम लोगों ने भी पिछले क्वेश्चन में देखा, डिक्री डिफाइन किया गया है। 23 में क्या डिफाइन किया है? तो डिक्री होल्डर डिफाइन किया गया है सेक्शन क्लॉज 3 में, डिक्री होल्डर। ठीक है, और सेक्शन 46 में प्रिसेप्ट, अभी लास्ट सेक्शन हम लोगों ने देखा था, प्रिसेप्ट सेक्शन 46 में डिफाइन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हिच मैगजीन डिनोट्स द पर्पज ऑफ रेस जुडिकेटा।
तो रेस जुडिकेटा का जो पर्पज है वो क्या होता है, तो ऑप्शन 1 है इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम, यानी कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, यानी कि राज्य के हित में ये है कि जो सूट हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। ऑप्शन 2 है निमो डिविट बिस विक्सारी प्रो ऊना एट ईडियम काजा, यानी कि नो वन वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 3 है क्या है रेस जुडिकेटा प्रो वैरिटेट ओक्यूपेचर, इसका क्या मतलब होता है, ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, यानी कि जो जुडिशियल डिसीजन होता है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा जैसे वो जजमेंट या ऑर्डर दिया गया है। ऑप्शन 3 क्या है रेस जुडिकेटा प्रो वैरिटेट ओक्यूपेचर, एंड ऑप्शन 4 क्या है ऑल ऑफ दी अबव। तो रेस जुडिकेटा के तीनों प्राविधान रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल में निहित हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ। तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शंस डिटरमाइन किया जाएगा जहां पर जुडिक्शंस अनसर्टेन हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 18 सेक्शन 18 में ये बताया गया है कि लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शंस ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18। सेक्शन 17 में क्या है, देखिए सेक्शन 17, 18, 19, 20 ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका ये जुडिक्शन से रिलेटेड है, प्लेस ऑफ सुइंग कहाँ पर होगा, तो ये सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 इन सब में बताया गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको देखना है और अपने माइंड में इसको बिठा के रखना है। तो सेक्शन 18 तो ये यही है लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन। सेक्शन 17 आपका है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुडिक्शन ऑफ ए डिफरेंट कोर्ट। सेक्शन 19 क्या है, सेक्शन 19 में है सूट्स फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और ए मूवेबल्स। ठीक है। और सेक्शन 20 में क्या है कि अन्य वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है या कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो सेक्शन 20 ये हो गया। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपको लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शंस आए तो आपको सेक्शन 18 क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 20, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज कंटेन इन व्हिच एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। चलिए देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का जो प्रावधान है किस सेक्शन में है, तो एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इन व्हिच सेक्शन ऑफ द सीपीसी टर्म मीन प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड। तो मीन प्रॉफिट ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेशन क्लॉज से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि मीन प्रॉफिट किस में है, डिक्री किस में है, ऑर्डर किस में है। ठीक है। तो मीन प्रॉफिट किस में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 4 में क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट डिफाइन किया गया कि जिले क्या होंगे 2-4 में। ठीक है। 2-8 में जज के बारे में डिफाइन किया गया कि जज कौन होगा, और सेक्शन 214 है आपका ऑर्डर डिफाइन करता है, ऑर्डर 214 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ सीपीसी इनहेरेंट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट। तो इनहेरेंट पावर है जो कोर्ट का वो सेक्शन 151 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 151 डील करता है आपका इनहेरेंट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट। ठीक है। और सेक्शन 148 में क्या है, तो 148 आपको बताता है कि एनलार्जमेंट ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। 148 आपका इसी से रिलेटेड है। 148A जो बेहद महत्वपूर्ण है, 148 में कैविएट के बारे में बताया गया है कि कैविएट कब लॉन्च की जाएगी। ठीक है। और 149 में है कि न्यायालय की फीस को कमी पूरा करने की शक्ति है 149 में। 151 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट है। 152 में आपका अमेंडमेंट है। ये देखिए कुछ हम सारे क्वेश्चंस में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेट करते हैं उसको डिस्कस इसलिए कर लेते हैं कि आपको हमेशा चीज़ें याद रहें, क्योंकि लॉ स्टूडेंट के पास इतने सारे सेक्शंस, इतने बेयर एक्ट, इतने आर्टिकल, केस लॉ इतने सारे अधिक हो जाते हैं कि आपको याद कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आपको करना क्या कि चीज़ें बहुत बार रिवीजन करना। एक बार पढ़ लिया आप फिर भूल जाएंगे, लेकिन आपको लगातार एक बार 10 बार 20 बार पढ़ेंगे
तो आपको याद रहेगा चीज़ें हमेशा, आप भूलेंगे नहीं। चूंकि नहीं तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दे दिया जाएगा जो एकदम रिलेट करते हैं उसी से, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसी वजह से जितना अधिक हो सके क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए, आप जो पढ़ते हैं उसको बार बार दोहराइए। इसलिए हम जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसको अधिक से अधिक बार हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा फील हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। अंडर व्हिच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स हैज बीन प्रोवाइडेड। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का प्रावधान किस में किया गया है? तो ऑर्डर 22 रूल 1 में ये बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टेम्पोररी इंजंक्शंस आर प्रोवाइडेड। तो टेम्पोररी इंजंक्शन का जो प्रावधान है वो आपका ऑर्डर 39 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इन a suit against the state government who may sign the plaint on behalf of the government। तो स्टेट अगर कोई सूट स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइल होता है तो जो प्लेंट हु में साइन द प्लेंट, यानी प्लेंट पे कौन सिग्नेचर करेगा, तो उस पर ए पर्सन में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस किसी व्यक्ति को ये पावर दिया जाएगा कि वो उस पर सिग्नेचर कर सकता है तो वो कर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ए कोर्ट मे नॉट इशू कमीशन, ए कोर्ट मे नॉट इशू ए कमीशन फॉर ऑप्शन 1 elucidating any matter in dispute, option 2 for ascertaining the market value of any property, and option 3 for assessing the amount of any mean profit or damages। तो कोर्ट इन तीनों के लिए कमीशन इशू कर सकता है, बट फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए कमीशन नहीं इशू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर which of the following orders of CPC provision regarding a suit by indigent person। तो इंडिजेंट पर्सन सूट किस ऑर्डर में फाइल करेगा? तो ऑर्डर 33 आपका ये बताता है कि इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 28, ऑर्डर 43 ऑफ CPC अगेंस्ट which order an appeal shall not lie। ऑप्शन 1 an order to set aside or refusing to set aside a sale। ऑप्शन 2 an order rejecting an application for permission to sue as an indigent person। option 3 an order on an objection to the draft of a document। and option 4 when the subordinate court has exercised its jurisdiction illegally or with material irregularities। तो ऑर्डर 43 में अपील नहीं की जा सकेगी किसके खिलाफ में? एंड ऑप्शन 4 व्हेन द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शंस इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हिच प्रोविजंस ऑर्डर्स ऑफ CPC डील्स विद सम्मन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो सम्मन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस आपका किस ऑर्डर में है? तो ऑर्डर 16 में सम्मन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस का प्रावधान किया गया है। ऑर्डर 5 में क्या है? तो ऑर्डर 5 आपका बताता है कि इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन्स का प्रावधान है। ऑर्डर 10 आपका एग्जामिनेशन ऑफ दी पार्टीज बाय दी कोर्ट। और आपका ऑर्डर 21 है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर का प्रावधान ऑर्डर 21 में है। 16 में हम लोगों ने देखा नहीं सम्मन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेज है। 10 में आपका एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट और ऑर्डर 5 में है आपका इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हिच प्रोविजन ऑर्डर्स ऑफ CPC डील्स विद प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ऑर्डर 13 आपका ये प्रावधान करता है कि प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रावधान ऑर्डर 13 में है। तो ऑप्शन नंबर 13 इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डर 5 हम लोगों ने अभी देखा ही है, इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन्स। ऑर्डर 17 क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऑर्डर 17 में क्या है। और ऑर्डर 24 क्या है? तो पेमेंट इनटू कोर्ट्स है, पेमेंट इनटू कोर्ट्स। और ऑर्डर 17 है आपका है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का प्रावधान किसमें? ऑर्डर 17 में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अंडर CPC ए लिटिगेंट
having a grievance of civil nature has a right to institute a civil suit if cognizance is option 1 not expressly barred, option 2 impliedly barred, and option 3 expressly and impliedly barred, and option 4 none of the above. तो करेक्ट आंसर क्या है? ए लिटिगेंट हैविंग ग्रीवांस ऑफ सिविल नेचर हैज ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सिविल सूट इफ कॉग्निजेंस इज नॉट एक्सप्रेसली बार्ड. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. Under CPC, defendant can ask for temporary injunctions against the plaintiff if क्या है? Plaintiff threatens the defendant to dispossess from the sued property. Option 2, the plaintiff threatens to dispose of the property with a view to defrauding his creditors. And option 3, if property in dispute in suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by the plaintiff. And option 4, defendant threatens the plaintiff to dispose of the property. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. इफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by the plaintiff. So correct answer option number 3 is the correct answer. And option question number 33 हम लोग मूव करते हैं. On death of either parties to the suit between the conclusion of hearing and pronouncing of the judgment, the suit shall not await. यानी कि सूट खत्म नहीं होगा अगर किसी पार्टी के डेथ होने पर. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं. अंडर सीपीसी हु इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द सिविल कोर्ट. तो सिविल कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस से कौन कौन एग्जेम्प्ट है? तो पहला तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड है, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स भी एग्जेम्प्टेड है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है उसको एग्जाम नहीं किया जाएगा. अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस समय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन है. ये करंट अफेयर्स का आपका जो क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण है. बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन है. अभी अपॉइंटमेंट हाल ही में हुआ है. क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं. अंडर ऑर्डर 32 रूल 1 ऑफ CPC 32 रूल 1 ऑफ CPC अकॉर्डिंग ए माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट अटेंड हिज मेजॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ. किसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि जो माइनर पर्सन है वो भी मेजॉरिटी में नहीं आया है, तो किस एक्ट के थ्रू ये डिसाइड होगा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट. ऑप्शन 4 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. इंडियन मेजॉरिटी एक्ट अकॉर्डिंग वो गवर्न होगा कि कौन व्यक्ति मेजर है कौन माइनर है. क्वेश्चन नंबर 36 वेदर अ कोर्ट कैन ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 5 ऑन ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट कॉज इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ CPC. तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 नो, ऑप्शन 3 यस, ऑप्शन 3 विद द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑप्शन 4 विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 5 ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट कॉज इन केस ऑफ एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ CPC cannot grant extension of the period. तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. A suit filed by for compensation for wrong done to a person or movable property shall be instituted in the court within whose jurisdictions? Option 1 the wrong was done, option 2 the defendant resides, option 3 the defendant personally works for gain, and option 4 any of the rest 3 option. तो करेक्ट आंसर क्या है? A suit filed for compensation for wrong done to a person or movable property shall be instituted in the court within whose jurisdiction a wrong was done. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. जहां पर wrong done हुआ है वहां पर आपका सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 38 इन ए सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज डिफेंडेंट इज द प्रेसिडेंट. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई केस फाइल होगा तो अथॉरिटी कौन होगा, किसके नाम से केस फाइल किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन 4 यूनियन ऑफ इंडिया. तो यूनियन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर.
सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी केस अगर आता है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से वो केस दर्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई केस होगा तो वो यूनियन ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो सेक्शन 79 आपका सीपीएससी ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस अगर फाइल होता है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से होगा, सेक्शन 79। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इन एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज जजमेंट डेटर, यानी कि जो जजमेंट डेटर होगा उसकी मृत्यु हो चुकी होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी क्या होगी। तो क्या होगा, ही इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम हिम फ्रॉम जजमेंट डेटर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वो लायबल होगा एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के एक्सटेंट तक वो लायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 40, नो परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट कैन बी ग्रांटेड इफ द एप्लीकेशन डज नॉट disclose a cause of action. Option 2, any other person has agreed to finance the litigation. Option 3, the interest of application in the subject matter stands transferred to another person. And option 4, all of the above. So option number 4 is the correct answer. Question number 41, attachment of portion of salary can be continued for a maximum period of, कब तक के लिए, तो मैक्सिमम पीरियड है 24 मंथ, ठीक है। और ये किस ऑर्डर में डिफाइन किया बताया गया है, तो ऑर्डर 21 आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स है, लेकिन ऑर्डर 21 का रूल 41, ऑर्डर 21 का रूल 41 से लेके 46 का अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। Under which of the following conditions a plaintiff cannot be rejected? So it fails to disclose a cause of action, it is not filed in dispute, the plaintiff fails to comply with the provision of Order 7, Rule 9 CPC, it is filed in a court of incompetent jurisdiction. तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. It is filed in a court of incompetent jurisdictions. चलिए, प्लीडिंग किस ऑर्डर में है, तो आपका ऑर्डर 6 में प्लीडिंग को बताया गया है कि होगा क्या होगा। ऑर्डर 7 क्या है, तो ऑर्डर 7 आपका प्लेंट बताता है। अब आप पूछेंगे कि रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम किस ऑर्डर में है, तो ऑर्डर 8 में, ऑर्डर 8 आपका बताता है कि रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम का जो प्रोविजन है ऑर्डर 8 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टेम्पोररी इंजंक्शंस में बी ग्रांटेड ओनली एट द टाइम ऑफ द सूट, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, कि टेम्पोररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड ओनली एट द टाइम ऑफ द सूट। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एन एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड, तो किस ऑर्डर और किस रूल के अकॉर्डिंग में एक्स पार्टी डिक्री को आपको सेट असाइड कर दिया जाएगा, तो ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी आपका प्रावधान करता है कि जो एक्स पार्टी डिक्री होगा उसको सेट असाइड किया जाएगा, यानी कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने का प्रावधान आपका ऑर्डर 9 रूल 13 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर सेक्शन 100 सीपीसी सेकेंड अपील लाइज टू द High Court from every decree passed in appeal by any subordinate court to High Court if it involves, यानी कि जो सेकेंड अपील आपका सेक्शन 100 में फाइल किया जाएगा वो किस ग्राउंड पे फाइल किया जाएगा, ए सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि जब हाई कोर्ट ये देखता है कि ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में इन्वॉल्व है तो वहाँ पर सेकेंड अपील आपका फाइल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, प्लीडिंग सेल कंटेन्स, तो प्लीडिंग में क्या कंटेन करेगा प्लीडिंग में। ऑप्शन 1 मटेरियल फैक्ट्स ओनली, ओनली लॉ। ऑप्शन 3 फैक्ट्स एंड लॉ बोथ। ऑप्शन 4 लॉ ऑफ एविडेंस। तो प्लीडिंग सेल कंटेन्स ओनली मटेरियल फैक्ट्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सीपीसी एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री,
कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री। ऑप्शन 3, इट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं जल्दी से। इन व्हिच प्रोसीडिंग्स रूल 348 ऑफ ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी शैल नॉट अप्लाई। तो ऑर्डर 22 रूल 348 किस पे अप्लाई नहीं करेगा? तो सिविल सूट है इस पे तो अप्लाई करेंगे, सिविल अपील है इस पे भी अप्लाई करेगा, मिसलेनियस अपील है इस पे भी अप्लाई करेगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो प्रावधान है वो इस पे अप्लाई नहीं करेगा ऑर्डर 22। क्वेश्चन नंबर 49, नो प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड इन पार्टीशन सूट, in a suit seeking specific performance of sale agreement. Option 3, in a suit seeking the relief of foreclosure. And option 4, in a suit seeking a relief for redemption. तो नो प्रिलिमिनरी डिक्री यानी कि किसके लिए प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं पारित की जाएगी? इन सूट सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल एग्रीमेंट के लिए प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं पास की जाएगी। बाकी इन तीनों के लिए प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं इस वीडियो का। राइट टू लॉज कैविएट इट्स प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। तो कैविएट लॉज करने का जो प्रावधान है वो सीपीसी किस सेक्शन में है? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी ये बताता है कि कैविएट लॉज कब किया जाएगा। सेक्शन 148 में ये बताया गया है। तो चलिए इस तरह हम लोगों ने सीपीसी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब कोशिश करेंगे कि और आपके एग्जाम्स के पहले, एमपी जुडिशरी के एग्जाम्स के पहले जो सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आईपीसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपके सामने डिस्कस कर देंगे, जिससे आपको आपका एक रिवीजन हो जाएगा और हो सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं सारे वीडियो से मिल जाए, तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, बड़े हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस के, उसको लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच। जल्दी नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग और जम के मेहनत करिए। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।